हेलो बच्चों, क्लास 10th में बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस। आज हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। लाइफ प्रोसेस क्या है? तो जीवन से जो हमारे जीवन में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उस सब को हम जीवन की प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो क्या बताएंगे जीवन की प्रक्रिया क्या है? वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीव स्वयं को प्रकृति में बनाए रखता है, अर्थात आपको जीवित रहना है, यहाँ पे क्या करना है? जीवित रहना है। उसके लिए हमें जो जो प्रोसेस करना पड़ता है, जो जो विधि अपनानी पड़ती है, तथा अपने समान अपनी जाति को बनाए रखने के लिए अपने समान नई संतान उत्पन्न करना जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या समझे आप लोग कि यदि आपको इस जीवन में अपने आप को इस प्रकृति में बनाए रखना है तो अपने समान नई संतान उत्पन्न करना और उसके लिए और जितनी विधियां होती हैं उसी सब को मिला के हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया कहते हैं, जो कि डिफिनेशन लिखी गई है। क्या बताया गया कि वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखता है और अपने समान संतान उत्पन्न करता है, जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया कहलाती है। उस प्रक्रम को हम नीचे देखते हैं। कुछ प्रक्रम है जो कि हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं, वो सब मिल जाए तो क्या होता है? जैव प्रक्रम होता है। पहला पॉइंट क्या है? पोषण। अगर हमको जीवित रहना है तो क्या करते हैं? हम लगातार भोजन करते हैं, जिससे हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो पोषण आपके दैनिक जीवन में, जीवन की प्रक्रिया में क्या है? पोषण आया। हम श्वसन भी करते हैं, जनन भी करते हैं, वहन भी करते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं। इन सब की छोटी छोटी डिफिनेशन हम देख लेते हैं। पोषण क्या है? तो जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया पोषण कहलाती है। पोषण क्या बताओगे? जो आप लोग भोजन करते हो या कोई एनर्जी लेते हो, पोषक तत्व जो जिससे वो क्या मिल जाए? एनर्जी मिल जाए। पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। क्या बताओगे? पोषण कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या हो जाएगा? पोषण हो जाएगा। फिर क्या है आपका? श्वसन। श्वसन आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है। क्या बता सकते हो उसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया श्वसन कहलाती है। अर्थात जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जब आप भोजन को करते हो तो भोजन धीरे धीरे क्या होता है? पचता है। आपके पेट में जाकर जब पचता है तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी होता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा और यह क्रिया क्या कहलाएगी? श्वसन कहलाती है। अगला क्या है? जनन। तो आपका जो जीवन की प्रक्रिया में जनन है, जनन क्या होता है? अपने समान नई संतान, अपने समान नई संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन क्यों आवश्यक है? अपनी जाति को इस लाइफ में बनाए रखने के लिए हमको जनन करना पड़ता है। तो क्या बताया गया कि अपने समान नई संतान उत्पन्न करना क्या कहलाएगा? जनन कहलाता है। अगला है वहन। भोजन तथा ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। अगर आप भोजन कर रहे हो और उसके बाद ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हो वायुमंडल से, तो उसको क्या करते हो? पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। जो पूरे शरीर में सर्कुलेशन करता, घुमाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वहन कहलाती है। वहन मतलब ले जाना। किसको ले जाना? भोजन तथा ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना ही क्या होता है? वहन होता है। ये होता है लास्ट में उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ को
जो हमारे शरीर के काम का नियम भोजन किए, तो पहले क्या किए, पोषण अर्थात भोजन किए, आपके लाइफ से रिलेटेड है पोषण। पोषण से क्या हुआ, उसको पचाना था तो हमको क्या करना, ऑक्सीकरण करना पड़ा, किसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। उसके बाद हमको अपने जीवन में अपने जाति को बनाए रखना, क्या करना पड़ेगा, जनन करना पड़ेगा। उसके बाद जो भोजन किए उसको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, वहन कहलाता है। अगला था उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या बताओगे कि अपशिष्ट पदार्थ को, जो आप भोजन किए उसमें जो भी अतिरिक्त पदार्थ होगा जो आपके काम का नहीं होगा, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो ये सब जो प्रक्रिया मिली, पोषण, श्वसन, जनन, वहन, उत्सर्जन, ये सब आपसे क्या रिलेटेड है, आपके जीवन से रिलेटेड है। इन सब प्रक्रम को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अर्थात जितनी प्रोसेस होती है आपके, जैसे सजीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। सजीव क्या करते हैं, हमेशा वृद्धि करते हैं। सजीव क्या करते हैं, वो श्वसन करते हैं, मतलब श्वास भी लेते हैं, भोजन करते हैं, पोषण करते हैं, वहन करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। ये सब जो प्रोसेस होता है वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। तो सीधे से बता सकते हो कि जैव प्रक्रम क्या है, कि वे सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपने आप को इस वायुमंडल में यहां पर बनाए रखता है और अपने समान क्या करता है, नई जाति को उत्पन्न करता है, वो क्या होता है, जैव प्रक्रम। और ये सब उसकी क्या है, इसके एग्जाम्पल है कि इस तरीके से क्या करता है, अपनी सारी जैव प्रक्रिया करता रहता है। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जो आपके शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, भोजन कैसे कैसे बचता है, इन सब में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सा, एक है अपचयी क्रिया। तो क्या बताओगे, वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाए, अर्थात जो संरचना बहुत जटिल हो वो किसमें टूट जाए, सरल अणुओं में टूट जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अपचयी क्रिया। जैसे पाचन है, श्वसन है। तो जो आपका भोजन का पाचन है, इसके लिए एक नया वीडियो आएगा, मानव में पाचन तंत्र हम देखेंगे, उसमें पाचन बताया जाएगा पूरी तरीके से। तो जो आपका पाचन है वो जटिल अणु होता है और जब भोजन पच जाता है तो किसमें टूट जाता है, सरल अणुओं में टूट जाता है। श्वसन है, श्वास लेने की जो क्रिया है जिसके द्वारा भोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। ये सब जो क्रियाएं हैं, ऑक्सीकरण हो जाएगा, किसमें टूट गया, सरल अणु में टूट गया, और शुरू में किसमें था, जटिल कार्बनिक अणु में था। तो जटिल कार्बनिक अणु किसमें टूट जाए, सरल अणुओं में टूट जाए, वो क्रियाएं क्या कहलाएंगी, अपचयी क्रिया। एग्जाम्पल है पाचन तथा श्वसन। दूसरा है उपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया अपचयी का उल्टा होता है। इसमें क्या बताएंगे, इसमें सरल कार्बनिक अणु जटिल अणुओं में क्या होते हैं, संश्लेषण होता है, अर्थात उनका संचय होता है। तो सरल कार्बनिक अणु किसमें मत बन जाए, जटिल में बन जाए, सरल से कहां चला जाए, जटिल में चला जाए। तो क्रियाएं क्या होती हैं, अपचयी क्रिया है। एग्जाम्पल है प्रोटीन, वसा, प्रकाश संश्लेषण। प्रोटीन किससे मिलकर बना है, एमिनो एसिड से। प्रोटीन किससे मिलकर बना है, एमिनो एसिड मिलेगा, कितने एमिनो एसिड, लगभग 100 एमिनो एसिड मिलेंगे, तो किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन का। तो जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है बहुत ही हार्ड होता है। तो एमिनो एसिड से मिला क्या, प्रोटीन, और एमिनो एसिड क्या है, सरल अणु है। ये क्या आपका सरल अणु है, और किसमें बना, जटिल अणु में। तो जब सरल से जटिल अणु बन जाए, सरल से क्या बन जाए, जटिल अणु, ऐसी क्रिया क्या होती है, उपचयी क्रिया होती है। तो यहां से एग्जांपल है प्रोटीन, वसा और पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो सारी क्रिया क्या है, सरल अणु से जटिल अणु का निर्माण होना।
अब अगली हेडिंग आती हुई हम पोषण पढ़े थे। पोषण की परिभाषा क्या बताओगे? पोषण की परिभाषा क्या बताओगे कि हम जो भोजन करते हैं या पोषक तत्व लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो पोषण की आवश्यकता क्या है? हम भोजन क्यों करते हैं? पहला पॉइंट है ऊर्जा स्रोत, अर्थात ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। हमको किसी भी काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात पोषण की आवश्यकता क्यों? पहला पॉइंट ऊर्जा स्रोत, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा शारीरिक वृद्धि, अगर आपका ग्रोथ करना, शरीर को वृद्धि कराना है तो हमको लगातार ऊर्जा देना पड़ता है, पौष्टिक आहार करना पड़ता है, संतुलित भोजन करना पड़ता है। संतुलित भोजन भी बताया जाएगा अभी। तो पहला पॉइंट पोषण की आवश्यकता क्या है? शरीर को ऊर्जा देने के लिए हमको पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरा शारीरिक वृद्धि, अगर हम लगातार पोषण या पोषक तत्वों का यूज करेंगे तो आपकी शारीरिक वृद्धि बनी रहेगी। शरीर में टूट फूट की मरम्मत, शरीर में टूट फूट की मरम्मत कैसे होती है? आपकी कोशिकाएं जो पुरानी हो जाती है कोशिकाएं वो टूट जाती हैं और उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जो शरीर में नई कोशिकाएं बन रही हैं और पुरानी टूट रही हैं उसमें भी किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की। रोगों से प्रतिरक्षा, यदि आप संतुलित आहार करते हो, लगातार बढ़िया बढ़िया पौष्टिक आहार लेते हो तो आपके जो अंदर है रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, अर्थात आप लगातार निरोगी रह सकते हैं। इसलिए आपको संतुलित आहार बहुत आवश्यक है। इस तरीके से पोषण की आवश्यकता क्यों है उसके 4 पॉइंट है। पहला ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत मतलब किसी भी कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहां से मिलेगी? पोषण से, मतलब भोजन करेंगे तब या पौष्टिक आहार लेंगे। दूसरा है शारीरिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि कब हो सकती है? जब आपको पोषण की आवश्यकता, उसमें भी अर्थात भोजन के साथ पौष्टिक आहार चाहिए। शरीर में टूट फूट की मरम्मत और रोगों से प्रतिरक्षा, ये है आपके पोषण की आवश्यकता। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? भोजन के मुख्य घटक में पहला आपका था कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये दो प्रकार के, एक सरल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या? जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ग्लूकोज का सूत्र जो होता है C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्र यही होता है। सुक्रोज मतलब चीनी, समझ रहे होंगे, तो चीनी का सूत्र है C12H22O11। यहां से बताया गया कि सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये सब क्या होते हैं? आपके सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? यह मंड के रूप में आलू में, जो आलू में फैट मिलता है, जो आलू होता है, आलू में क्या होता है? मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट रहता है। चावल में भी आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। अरवी जो होती है उसमें भी क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट। मक्का, साबूदाना, इन सब में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आपको क्या करता है? तो सबसे पहला काम है ऊर्जा प्रदान करने के लिए, अर्थात आपके शरीर को अगर ऊर्जा की आवश्यकता है तो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट अच्छे तरीके से काम करता है, आपको ऊर्जा भरपूर मात्रा में कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट कहां मिलते हैं? चावल, अरबी, मक्का, साबूदाना और कहां? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज से। उसके बाद दूसरा काम क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचय, अर्थात ग्लूकोज, यदि आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास आने पर सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो ग्लूकोज क्या होता है? आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है।
तो ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी ना हो इसलिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ग्लाइकोजन के रूप में आपके यकृत में उसका क्या कर देता है? संचय कर देता है। जब भी जरूरत होती है यकृत आपको धीरे धीरे ऊर्जा के रूप में देता रहता है, जिसके कारण आपका शरीर भरपूर मात्रा में आराम से कार्य कर सकता है। और ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। अगर आपके शरीर में जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का ईंधन भी कहते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी इसी तरीके से बना था, किससे मिलकर? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। परंतु इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उससे क्या होती है? कम होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट बताएंगे तो किससे मिल बना है? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। उसमें लगभग तीनों की मात्रा क्या बराबर रहती है। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा आपका वसा में होती है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ये हमें कहां से मिलता है? हमें पशुओं से मिलता है। किस रूप में? मक्खन के रूप में, दूध के रूप में, घी के रूप में, पनीर के रूप में। तो फैट आपको अगर हम पशुओं से बात करें तो मक्खन, दूध, घी, पनीर के रूप में मिलता रहता है। अगर हम बात करें वनस्पति में कैसे मिलता है तो नारियल हो गया, बादाम हो गया, सरसों, तिलहन आदि के रूप में आपको वनस्पति रूप से वसा मिलती रहती है। इसका उपयोग क्या है? तो वसा जो आपका है कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों आपके शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा क्या है इसका? ताप का नियंत्रण करते हैं। आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ने ना पाए इसका नियंत्रण कौन करता है? वसा करते हैं, जिससे आपके शरीर का टेम्परेचर बना रहता है। और वसा शरीर को आकृति प्रदान करते हैं। किसका पेट बाहर निकलना, किसका कम करना है, वो वसा डिपेंड होता है। मोटा और पतला होना, फैट कहते हैं ना, इनका फैट ज्यादा हो चुका है, अर्थात वसा क्या कर रहे हैं? शरीर को आकृति प्रदान कर रहे हैं, शरीर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और शरीर में क्या करते हैं? अतिरिक्त भोज्य पदार्थ जो अधिक भोजन कर रहे हैं उनका क्या कर रहे हैं? संग्रहण किया जाता है, अर्थात उनको सुरक्षित रख लेते हैं। ये सब आपके क्या होते हैं? वसा के कार्य होते हैं। प्रोटीन्स। तो अगला क्या है? आपके भोजन के मुख्य घटक में प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स क्या है? यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन से भी मिलकर बना होता है। और प्रोटीन्स मुख्यतः किससे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्ल से। कई एमिनो अम्ल मिलेंगे तो एक प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो यहां से प्रोटीन्स क्या बताएंगे? प्रोटीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन कई अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो अर्थात अगर प्रोटीन कभी टूटेगा, प्रोटीन्स अगर कभी टूटेंगे तो किस में टूटेंगे? अमीनो एसिड में टूटेगा। तो और इसके स्रोत क्या है? प्रोटीन्स कहां से प्राप्त होता है? तो जंतुओं से अगर आपको प्रोटीन लेना है तो मांस, मछली, दूध, अंडा तथा पनीर के रूप में आपको प्रोटीन मिलेगा। किससे? जंतुओं से। उसके बाद अगर वनस्पति से लेना है तो क्या हो जाएगा? दाल, गेहूं, मूंगफली, बादाम आदि के रूप में आपको प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन्स की उपयोगिता क्या है? ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम का निर्माण करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं आपके शरीर में? तो एंजाइम आपके शरीर में रहकर भोजन को आसानी से पचाते हैं, पचाने में सहायता करते हैं। दूसरा प्रोटीन्स का कार्य क्या है? शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना। शरीर में जो आपकी कोशिकाएं टूट रही हैं, नई कोशिकाएं बन रही हैं, उनकी मरम्मत करना। तीसरा क्या है? ऑक्सीकरण द्वारा, अगर जरूरत पड़ी आपके शरीर को तो ऑक्सीकरण द्वारा क्या करेगा? ऊर्जा प्रदान करता है। अगला पॉइंट क्या है? एंटीबॉडीज। जो प्रोटीन से एंटीबॉडीज का निर्माण होता है वो आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्या कर देते हैं? क्षमता बढ़ा देते हैं। तो प्रोटीन्स की कमी से
जो प्रोटीन्स है अगर इसकी कमी हो जाए तो कुपोषण रोग हो जाता है। और ज्यादातर ये रोग बच्चों में होता है, जिसमें दो रोग हैं, एक है क्वाशरकर रोग और आपका दूसरा है मेरेमस रोग। क्वाशरकर रोग क्या है? तो प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, बच्चों में दिखता है और ये बच्चे क्या लगभग 0 माह से लेकर 1 साल के बच्चों के बीच में रोग होता है प्रोटीन की कमी से। और ये मुख्यतः रोग कब हो जाएगा? जब उस बच्चे को मां के दूध की अनियमितता हो जाए। और क्वाशरकर रोग की पहचान क्या है? उसमें बच्चों के जो टांगे होती हैं और हाथ होते हैं वो बहुत ही पतले लगने लगते हैं। और जो आपका मेरेमस रोग है, उस रोग से बच्चों के जो दिमाग की जो विकास होना है वो रुक जाता है, अर्थात उसकी मंदता बढ़ जाती है और उसका शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता, जिससे वो बच्चा अपनी जिस उम्र का होता है उससे कम लगता है।